चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं झारखंड डीएलएड, झारखंड टेट, झारखंड एसएससी और झारखंड शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कई सारे टेस्ट श्रृंखलाओं में एक श्रृंखला जो जेटेट के पेपर 1 के ईवीएस के क्वेश्चन सीरीज को लेकर के चली हुई है। और इसमें हमने पिछले अध्याय में पौधे और जंतु नामक अध्याय को शुरू किया था। हमने पौधे के बारे में पिछले अध्याय को देख लिया था। आज हम देखेंगे जंतु के बारे में। जंतु, आप जानते हैं जंतुओं के जगत को यानी कि एनिमल किंगडम को हम फौना नाम से संबोधित करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फ्लोरा का अर्थ होता है पादप जगत यानी पौधों की दुनिया। अब जंतु जगत को हम लोग कहते हैं फौना। पृथ्वी के वातावरण में असंख्य प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं जिनके पास स्थान, प्रजनन, भोजन आदि भी भिन्न भिन्न होते हैं। जंतु पर्यावरण के लिए लाभकारी होते हैं और मनुष्य के लिए उपयोगी। मानव के प्रारंभिक जीवन से ही जंतुओं की महत्ता रही है। मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक भी पालतू पशुओं के स्वभाव, आवास, विभिन्न क्रियाओं व भोजन आदि की जानकारी रखता है। पालतू पशुओं का बालक के व्यक्तित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जंतुओं का वास स्थान, जंतु रहते कहाँ हैं? आवास। इस चैप्टर को हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, लेकिन आवास के बारे में यहाँ हल्की जानकारी है। प्रत्येक जंतु अलग अलग स्थानों पर रहना पसंद करता है। जंतु उन स्थानों पर रहना पसंद करते हैं जो उनके लिए अनुकूल हों, उनकी खाद्य सामग्रियों के लिए अनुकूल हों। आज पृथ्वी के प्रत्येक भाग में भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। कुछ जंतु जल में रहते हैं जैसे मछलियाँ, ऑक्टोपस। कुछ जंतु स्थल पर निवास करते हैं और कुछ आकाश में भी रहते हैं जिनमें है जैसे पक्षी एवं स्तनपायी। परंतु कुछ जंतु जल और भूमि दोनों स्थानों पर निवास करते हैं। उन्हें उभयचर जंतु कहा जाता है जैसे मेढक, सैलामेंडर। कुछ जंतुओं की त्वचा पर धारीदार चिन्ह भी होते हैं। यह उनके अनुकूलन के गुणों के कारण होता है जो उनके जलवायु प्रदेश के कारण होते हैं जहाँ वे वास करते हैं। जीवन से ही जंतुओं की महत्ता रही है। मनुष्य की तरह जंतुओं को भी आवास, भोजन एवं जल की आवश्यकता होती है। पारिवारिक सदस्यों की भांति बालक भी पालतू पशुओं के स्वभाव, आवास, विभिन्न क्रियाओं व भोजन आदि की जानकारी रखता है। पालतू पशुओं का बालक के व्यक्तित्व पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। जंतुओं के वास स्थान की बात करें, इसमें हमने पढ़ लिया। जंतुओं का वर्गीकरण, जंतुओं को उनकी शारीरिक रचना, पोषण, आवास, स्वभाव एवं उपयोगिता के आधार पर कई प्रकारों से वर्गीकृत किया जाता है। यह पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। जंतुओं के प्रकारों का विवरण अग्रलिखित है। आगे बताया जा रहा है इसके बारे में। देखिए, शारीरिक रचना के आधार पर कशेरुकी जंतु। कशेरुकी क्या होते हैं? इन जंतुओं की अस्थियों एवं उपास्थियों से बना कंकाल पाया जाता है। यानी कि कहें जिनमें रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड मौजूद है, जिनमें कंकाल मौजूद है, उन्हें हम कशेरुकी जंतु कहते हैं। जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, मनुष्य। अकशेरुकी जंतु, इनके अंतर्गत हम कह सकते हैं वैसे जंतु जिनके शरीर में अस्थियां और उपास्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है। इसके उदाहरण की बात करें तो हम देखते हैं केंचुआ, केकड़ा, दीमक, बिच्छू इत्यादि। पोषण के आधार पर जंतुओं की बात करें तो स्वपोषी या आत्मपोषी। पोषण क्या होता है? पोषण का अर्थ हो गया कि प्रत्येक जीव, पहले ये तो जान लीजिए कि भोजन ग्रहण करता है। भोजन क्यों ग्रहण करता है? भोजन ग्रहण करता है ताकि वह जीवन जी सके, अपने आप को स्वस्थ रख सके, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त कर सके, वृद्धि कर सके। ठीक है। तो इन सभी कार्यों के लिए, जैव प्रक्रियाओं को करने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा उसे भोजन से प्राप्त होती है। भोजन को प्राप्त करने से लेकर के पचाने तक की प्रक्रिया को ही पोषण कहा जाता है। और पोषण के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया है। उनमें है स्वपोषी या आत्मपोषी पहला नंबर, और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं और परपोषी को हेटेरोट्रॉप्स बोलते हैं। स्वपोषी के वर्ग में ऐसे जंतु उपस्थित होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। युग्लिना, युग्लिना एक जीव है। युग्लिना एक
जीव पाया जाता है छोटा पानी में जो आत्मपोषी होने के लक्षण उसमें पाए जाते हैं। यूग्लिना में क्लोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। सोचिए, जंतु कोरोप्लास्ट, कोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं, कोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बात लिख करके रखिए कॉपी में। यूग्लिना स्वपोषी जीव है और उसमें कोरोप्लास्ट तत्व पाया जाता है। परपोषी की बात करें तो इस वर्ग में सभी प्रकार के जंतु आ जाते हैं जो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। प्रायः सभी जंतु अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। एक बात बता दे रहे हैं, जितने भी हरे पौधे आते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जंतुओं के बारे में, तो जंतुओं में यूग्लिना की बात हुई और सभी जंतुओं को हम परपोषी में कह सकते हैं, सिवाय यूग्लिना को छोड़ देते हैं इधर। कोशिका के आधार पर हम अगर वर्गीकरण करते हैं तो जिन जंतुओं की रचना या जिन जंतुओं की शारीरिक बनावट एक कोशिकीय होती है उन्हें हम एक कोशिकीय जंतु कहते हैं। इस वर्ग के जंतुओं का शरीर एक कोशिका से बना होता है। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके उदाहरण की बात करें तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम इत्यादि। एक कोशिकीय जंतु को प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक कोशिकीय जंतु को प्रोटोजोअन भी कहा जाता है। बहुकोशिकीय जंतु, इस वर्ग के जंतु का शरीर कई प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। इनका सबसे प्रमुख उदाहरण स्पंज है। बहुकोशिकीय जंतु के उदाहरण में स्पंज आते हैं, मानव भी आ जाएंगे, कोई भी जीव, कोई भी जानवर का नाम आप लिख सकते हैं इसमें। अब प्रजनन के आधार पे जंतुओं के प्रकार। प्रजनन कहने का मतलब कि उनकी उत्पत्ति कैसे होती है। कुछ जीव अंडे देते हैं, कुछ जीवों का जन्म अंडों से होता है और कुछ जीवों का जन्म सीधे बच्चों के तौर पे होता है। तो अंडायुज और जरायुज, जो भी जंतु अंडे देते हैं उन्हें हम अंडायुज के वर्ग में रखते हैं। जैसे कि छिपकली, मेढक, पक्षी। आप कैसे पहचानेंगे कि कौन अंडे देते हैं। जरायुज में उस वर्ग के होते हैं, उस वर्ग के जंतु होते हैं जो बच्चा देने वाले जंतु शामिल होते हैं। इनमें हाथी, गाय, मनुष्य सब है। हाँ, तो कैसे पहचानेंगे आप कि कौन अंडे देते हैं या कौन बच्चे देते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर सेक्शन में बताएं और फिर मैं आपको जवाब बताता हूँ। इसके बाद प्रजनन के आधार पर, ये हमने पढ़ लिया। वास स्थान के आधार पर वर्गीकरण। वास स्थान यानी कि जो निवास स्थल है। स्थलीय जमीन पर निवास करने वाले जंतुओं को स्थलीय जंतु कहते हैं। ऐसे जंतु जिनका आवास स्थल होता है जैसे मनुष्य, छिपकली, चूहा, बंदर इत्यादि। जलीय जंतु की बात करें तो वो जंतु जो जल में निवास करते हैं, मछली, स्पंज इत्यादि। मरुस्थलीय, इस प्रकार के जंतु ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। इनके प्रमुख उदाहरण हैं ऊँट, विषैली छिपकली इत्यादि। ठीक है। स्तनधारी जंतु, ऐसे जंतु जो बच्चे पैदा करते हैं, जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, स्तनधारी कहलाते हैं। इन जंतुओं में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, जैसे गाय, हिरन, चूहा, हाथी, चमगादड़, मनुष्य इत्यादि। वायुवीय जंतु, ऐसे जंतु जो वायुमंडल में विचरण करते हैं, जिनको वायवीय जंतु कहते हैं, जैसे पक्षी, ड्रैक्रो इत्यादि। कौन सा पक्षी जिसे विलुप्त घोषित कर दिया गया है? डोडो पक्षी। ठीक है ना। जंतुओं में पाई जाने वाली खाद्य आदतें। आपको पता है कि पोषण की आवश्यकता क्यों होती है? जीवन जीने के लिए भोजन आवश्यक है। भोजन को प्राप्त करने से लेकर के खाने और पचाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। जंतुओं को शारीरिक वृद्धि और शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुछ प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, तो कुछ जंतुओं और पौधों से, दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। पोषण स्तर के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है शाकाहारी। शाकाहारी ऐसे जंतु जो केवल पौधों को खाते हैं। घोड़े, ऊंट, गाय, भेड़ और बकरियां, इनके दांत चौड़े व सपाट होते हैं, जिससे वह अपने चारे को आसानी से चबा पाते हैं। मांसाहारी की बात करें तो ये जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया और लोमड़ी। इनके दांत लंबे व नुकीले होते हैं ताकि वे अपने खाद्य पदार्थ को आसानी से काट व चीर सकें। सर्वाहारी की बात करते हैं ओमनीवोरस, तो ये जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं। इसमें प्रायः मनुष्य, कुत्ते और बिल्ली प्रमुख हैं। इनके दांत चौड़े व सपाट तथा नुकीले व लंबे दोनों प्रकार के होते हैं।
जंतुओं में श्वसन की बात करें, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन जीने के लिए अत्यंत आवश्यक है। सभी जंतु श्वसन प्रक्रिया के दौरान भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह ऊर्जा प्राप्त कैसे होती है? श्वसन दो प्रकार की होती है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, जो श्वसन आपको कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और अवायवीय श्वसन जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। किण्वन प्रक्रिया के बारे में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर, शर्करा से हम अल्कोहल का निर्माण करते हैं, यह किण्वन प्रक्रिया के दौरान होता है। किण्वन प्रक्रिया की खोजकर्ता किसने, कौन थे? किण्वन प्रक्रिया की खोज की थी लुई पाश्चर ने, ठीक है, 1857 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं। किण्वन प्रक्रिया में हमको अवायवीय श्वसन प्रयोग होता है, ठीक है, जिसमें श्वसन तंत्र की आवश्यक प्रक्रिया है, जिसमें जंतु ऑक्सीजन के रूप में गैस अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ते हैं। विभिन्न जंतुओं में सांस लेने की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होती है, जो निम्नलिखित है। ये आपको जानना आवश्यक है कि किन जंतुओं में सांस लेने वाले अंगों को क्या क्या कहते हैं, वे कहाँ कहाँ से सांस लेते हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। मेढक जो है फेफड़े और त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ जो है त्वचा से सांस लेता है, इसकी त्वचा जो है आर्द्र व चिकनी होती है। मक्खी और कॉकरोच की बात की जाए तो वातक से सांस लेते हैं, हैकिया इसे कहते हैं। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी इत्यादि ये लोग फेफड़े से सांस होते हैं। पक्षी का फेफड़ा जो है 4 कोष्ठक होता है, मनुष्य का फेफड़ा 4 कोष्ठक होता है। दायां आलय, दायां निलय, बायां आलिंद, बायां निलय। ऑक्टोपस, मछली इत्यादि जो है ये लोग गिल से सांस लेते हैं, इन्हें क्लोम्ब कहा जाता है, गलफड़ा। व्हेल और डॉल्फिन ये फेफड़े, नासाद्वार, वात छिद्र इनसे सांस लेते हैं। गति की बात की जाए, लोकोमोशन, जंतु जो गति करते हैं आपस में, तो ये गति कैसे करते हैं? तो देखिए, जान लीजिए कि इन जंतुओं की गति करने की भी एक विधि है। जंतु कैसे गति करते हैं? चलने वाले जंतु, मनुष्य, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गाय इत्यादि। रेंगने वाले जंतु, केंचुआ और सांप। सांप अपने वलय व पेशियों की सहायता से, केंचुआ जो है पेशियों एवं शुक की सहायता से गति करते हैं। उड़ने वाले जंतु पक्षियों द्वारा उड़ने का कार्य किया जाता है। शुतुरमुर्ग एवं एमू ऐसे पक्षी जो उड़ते नहीं परंतु तेज गति से भागते हैं। अगर बात की जाए सबसे बड़े उड़ने वाले पक्षी की, तो वह एमू है। शुतुरमुर्ग के अंडे से कहा जाता है, एक अंडे से लगभग 12 आदमी के 12 ऑमलेट बनाए जा सकते हैं। उल्लू अपनी गर्दन पीछे यानी कि पूरे 360 डिग्री गोल घुमा सकता है। ऐसा कोई पक्षी जो अपना गर्दन पूरा घुमा सकता है वह उल्लू है। तैरने वाले जंतु, मेढक मछली के साथ साथ हंस व बत्तख जैसे पक्षी भी जल में तैरते हैं। फुदकने वाले जंतु में मेढक आते हैं। कॉकरोच एक ऐसा जीव है जो चलने, बढ़ने तथा उड़ने तीनों का कार्य कर सकता है। कॉकरोच के संबंध में एक और बात है कि कॉकरोच की गर्दन को यदि काट दिया जाए तो लगभग 7 दिनों तक वह जीवित रहता है। कॉकरोच के अंदर सफ़ेद रक्त पाया जाता है, कारण हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की अनुपस्थिति। अब जंतुओं में प्रजनन की बात की जाए, वह क्रिया जिसके अंतर्गत जंतु अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं प्रजनन कहलाती है। प्रजनन 2 प्रकार से होता है। जरायुज, इसमें प्रजनन क्रिया के दौरान बच्चों का जन्म होता है, जैसे गाय, कुत्ता, मनुष्य इत्यादि। अब अंडप्रजक, इस प्रकार की प्रजनन क्रिया में बच्चे अंडों से उत्पन्न होते हैं, जैसे पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली इत्यादि। मैंने ऊपर पूछा था आपको कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन बच्चे देते हैं, कौन अंडे देते हैं। तो आपको पहचानने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ। जितने भी जीव जंतु होंगे जिनके दोनों कान बाहर की ओर निकले होंगे शरीर से, उन जंतुओं को हम बच्चे जन्म देने वाले जंतु कहते हैं, जरायुज। और जितने भी जीव जंतु ऐसे होंगे जिनके दोनों कान बाहर की ओर नहीं निकले होंगे, तो उन जंतुओं को हम अंडायुज कहते हैं, अंडे देने वाले। आप किसी भी अंडायुज वाले पौधे उठाइए, पक्षी, मेढक, बत्तख, मछली, इनके कान बाहर की ओर नहीं निकले होते हैं। लेकिन अब मछलियों में बात की जाए तो व्हेल मछली जो है वो आपको बच्चे देती है।
डॉल्फिन बच्चे देती है। यहाँ बात की जाए पक्षियों में तो एक पक्षी तो नहीं है लेकिन वो उड़ता है, वह है आपको चमगादड़। चमगादड़ बच्चों को देता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। चमगादड़ व्हेल मछली और सील मछली आदि बच्चों को जन्म देते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं। प्रजनन द्वारा विभिन्न जंतु भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों को जन्म देते हैं। इनको भिन्न नामों से जाना जाता है जिनका विवरण निम्नलिखित है। देखिए, भालू के बच्चे को क्या कहते हैं? शावक कहते हैं। तितली कैटरपिलर, कौवा चूजा, मेढक टेडपोल, बाज यास, कंगारू जोई, कपी बच्चा, कपी मतलब बंदर हो गया, पेंगुइन चूजा, खरगोश बन्नी, भेड़ मेमना, याक बछड़ा या बछिया, पक्षी चूजा, ऊंट बछड़ा या बछिया, हाथी बछड़ा या बछिया, जिराफ में भी बछड़ा या बछिया, घोड़ा का बछड़ा या बछिया, बंदर में शिशु, चमगादड़ पिल्ला या पिल्ली, कुत्ता पिल्ला या पिल्ली, शार्क में पिल्ला या पिल्ली, शेर में शावक, जेब्रा में बछड़ा या बछिया। तो ये हमने देखा जंतुओं के बच्चों के नाम। जंतुओं की इंद्रिया व उद्दीपन। इंद्रियां कहने का मतलब कि ज्ञानेंद्रियों की बात की जा रही है। सभी जंतुओं में लगभग 5 इंद्रियां पाई जाती हैं। सभी में 5 इंद्रियां होती हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें सेंस ऑर्गन भी कहते हैं, ज्ञानेंद्रिया। सभी जीव जंतु अपनी इंद्रियों की सहायता से विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जिसके विवरण निम्नलिखित हैं। कुछ विशेष पक्षी जैसे बाज, गिद्ध और चील आदि की दृष्टि मनुष्य से 4 गुना ज़्यादा होती है। ध्यान दीजिएगा, ताकि वह अपने शिकार को दूर से पहचान पाते हैं। चींटियाँ अपने समूह की चींटियों को उनके द्वारा छोड़ी गई गंध से पहचान लेती हैं। आपने देखा होगा कि चींटियाँ एक लाइन में क्यों चलती हैं? क्योंकि वे एक प्रकार का गंध छोड़ते हुए चलती हैं ताकि बाकी सारी चींटियाँ उनके पीछे एक कतार में चलें। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों को उनकी गंध से पहचान लेते हैं। उदाहरण स्वरूप रेशम का कीड़ा। मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध उनके तलवे की गर्मी से अंधेरे में भी ढूंढ लेता है। सांप सुनता नहीं है, अपितु जमीन के कंपन से वस्तुओं को महसूस करता है। पक्षी एक ही समय में 2 भिन्न दिशाओं अथवा वस्तुओं को देख सकता है, क्योंकि इसके सिर के दोनों ओर अर्थात दाईं और बाईं ओर 2 आँखें होती हैं। इसके आँख हमारी तरह सामने नहीं होते हैं। अब इसको भी आप समझ लीजिए। शिकारी और शिकार 2 प्रकार के जीव होते हैं। शिकारी मतलब कि प्रेडेटर और शिकार मतलब कि प्रे। शिकार जीवों की आँखें उनके दाएं और बाईं ओर होती हैं, और जो शिकारी जीव होते हैं उनकी आँखें सामने की ओर होती हैं। वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक बार देख पाते हैं, लेकिन शिकार जीव दोनों तरफ देख पाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हाथी अपने कान से सुनने के साथ साथ हवा भी करता है। यह हाथी का ताप नियंत्रित अंग भी माना जाता है। चूँकि आपको बता देते हैं, हाथी की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है, सुनने की शक्ति मजबूत होती है, लेकिन उसकी देखने की शक्ति कमज़ोर होती है। वह चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता है। कुत्ता, बाघ और शेर आदि अपने मल मूत्र की गंध से अपने विशेष क्षेत्र की पहचान करते हैं। मेढक, छिपकली जैसे जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी जीभ का प्रयोग करते हैं। रात में जागने वाले जंतु एवं पक्षी केवल सफ़ेद और काले रंग को ही देख सकते हैं। उदाहरण स्वरूप उल्लू, रैकून इत्यादि। कुछ जंतु और उनके विशेष लक्षण। हमारे वातावरण में असंख्य जीव जंतु पाए जाते हैं। इनमें से कुछ जीवों में विलक्षण गुण पाए जाते हैं जो किसी अन्य जीवों में नहीं मिलते। इस प्रकार के कुछ जंतु, उनके लक्षणों का विवरण निम्नलिखित है। जैसे स्थलीय जंतु में हम बात करते हैं हाथी की, तो सबसे बूढ़ी हथनी हाथियों के बीच की नेता होती है। जान लीजिएगा, हाथियों के झुंड की नेता कौन होती है? हथनी होती है। यह 100 केजी से अधिक पत्ते व झाड़ियों को खा सकती है। कहा जाता है हाथी औसतन अपने झुंड में नर हाथी 14 से 15 साल तक की उम्र तक ही रह पाता है।
14 से 15 साल के होने के बाद वो अपने झुंड को छोड़ देता है। नर हाथी को छोड़ दिया जाता है, वो अपने बाहर निकल जाता है। मादा हाथनी यही झुंड का नेतृत्व करती है और ये कम से कम हथनी लोग इन लोग 24 घंटे में मुश्किल से 1 घंटे ही सोते हैं, क्योंकि इन्हें अपना भोजन पाने के लिए दिन भर काफ़ी सफ़र तय करना पड़ता है। बाघ की बात की जाए तो इसके देखने की शक्ति अत्यधिक है। यह मनुष्य की अपेक्षा 2 गुना अधिक दूर तक रात में भी देख सकता है। ध्वनि को सुनने के लिए अपने दोनों कानों को कई दिशाओं में घुमा सकता है। गेंडा की बात की जाए, यह स्थल पर पाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा जंतु है। यह शाकाहारी होता है, जिसका वजन 1000 किलोग्राम तक होता है। इसकी चमड़ी 1.5 सेंटीमीटर तक मोटी होती है। इसका एक ही सींग नाक के ऊपर होता है। अब पहली बात कि गेंडा का जो सींग होता है वह बालों का गुच्छा होता है, न कि हड्डी का, जान लीजिए। जिराफ, यह पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जंतु है, जिसकी लंबाई 5 मीटर तक होती है। इसकी उम्र 25 वर्ष तक होती है। यह बहुत कम 2 घंटे सोता है। अब आपकी बात आगे बताते हैं। चिंपैंजी सबसे होशियार जानवर में से है। यह समूह में रहते हैं जिसमें 3 से लेकर 80 तक सदस्य हो सकते हैं। एक प्रश्न जो इस बार सीटेट 2021 में पूछा गया कि स्लॉथ से संबंधित, भालू जैसा एक जीव होता है। यह रात्रि जंतु है जो दिन में लगभग 17 घंटे सोता है। कौन है? तो स्लॉथ। ध्यान दीजिए। आगे जलीय जंतु की बात करें, ये सब स्थलीय जंतु थे। डॉल्फिन, यह पानी के अंदर एक दूसरे से संपर्क व संचार करने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं। ऊंची डॉल्फिन सूंस भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। तो ये पूछा जाता है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो सूंस यानी डॉल्फिन है। अब एक बात, आपको डॉल्फिन के लिए पार्क जो बनाया गया है वह विक्रमशिला यानी कि आपको भागलपुर में बनाया गया है। व्हेल, ब्लू व्हेल पृथ्वी की सबसे बड़ी जीव है। यह स्तनधारी जीव की श्रेणी में आता है जो बच्चे जन्म देती है। एक ब्लू व्हेल का वजन लगभग 30 हाथी के बराबर माना जाता है। 30 वयस्क हाथी। इसकी आयु लगभग 90 साल होती है। गिलहरी की बात करें तो यह अपने दांतों को हमेशा घिसने का कार्य करती है, क्योंकि इसके दांत लगातार बढ़ते रहते हैं। अब आपको यहाँ एक प्रश्न और भी बता दे रहे हैं। जितने भी रोडेंट्स यानी गिलहरी हो गए और जो कुतरने वाले जीव होते हैं, और ख़ासकर ये क्या बोलते हैं भालू, ये लोग शीत निद्रा में चले जाते हैं। जब ठंडी के मौसम आती है तो ये लोग हाइबरनेशन यानी कि शीत निद्रा में चले जाते हैं सोने के लिए। सांप की बात करें तो इनके कान नहीं होते हैं, ये रेंग कर चलते हैं। धरती पर बिना पैरों के सबसे तेज दौड़ने वाला जीव सांप को कहा जाता है। ये किसान के मित्र होते हैं क्योंकि ये चूहों को खाते हैं। अब आप यहाँ ये भी जान लीजिए, किसान के मित्र केंचुआ को भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी को यानी मिट्टी को ढीला करने में मदद करते हैं। अजगर सबसे लंबा सांप है। करेंत, कोबरा, दुबई, अफाइका जहरीले सांप होते हैं। अगर सांपों के शहर की बात की जाए तो ब्राज़ील को माना जाता है। केंचुआ, यह रेंग कर चलता है, मिट्टी खाकर उसे उपजाऊ बनाता है। इसकी लंबाई 14 इंच तक होती है। इसकी आयु 8 साल होती है। पक्षी एवं उनके विशेष लक्षण। कुछ पक्षी जो होते हैं ऊंचे आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ सकते हैं। उनकी हड्डियां खोखली होती हैं, शरीर का आकार नाव के जैसा होता है तथा इनको उड़ने में सहायता देने के लिए पंख होते हैं। इस प्रकार से कुछ लक्षण और उनसे संबंधित पक्षियों के नाम निम्नलिखित हैं। मजबूत दृष्टि वाले पक्षी, चील, बाघ नहीं या बाज होना चाहिए, बाज, गिद्ध। गर्दन घुमाने वाले, उल्लू, मीना। घोंसला जो सामान्य घोंसले बनाते हैं, बुलबुल जो घास व झाड़ियों से। और मुलायम घोंसला बनाने वाले, रॉबिन, घास, मुलायम पंख, जड़, ऊन एवं कपास। घोंसला मुलायम और कठोर दोनों बनाने वाले, कौवा है जो ताड़ और लकड़ी से बनाता है। यह अपना घोंसला ऊंचाई पर बनाता है। कोयल अपना अंडा कौवे के घोंसले में देती है। सोन चिड़िया, इसका घोंसला लटका हुआ होता है। दर्जी चिड़िया, टेलर बर्ड जिसको बोलते हैं, घोंसलों को सिल कर बनाती है। कठफोड़वा, यह अपनी चोंच से लकड़ी को खोदकर घोंसला बनाता है।
सहजीवी संबंध की बात की जाए तो आपने अक्सर देखा होगा खेतों में जो भैंस या गायें चरती हैं तो उनके ऊपर कौवे या बगुले बैठ जाते हैं। तो कहा जाता है भैंस एवं बगुला के बीच में क्या संबंध है? प्रायः बगुला भैंस की पीठ पर बैठा रहता है। ये इसलिए भी है क्योंकि यह भैंस के परजीवी कीट को खा सके। भैंस के शरीर के ऊपर जो है आपको जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनको खा लेता है। अब बदले में भैंस उसे अपनी पीठ पर बैठने देता है। सर्वाहारी पक्षी मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक। न उड़ने वाला पक्षी पेंगुइन, यह पानी में तैरता है और पानी में ही अंडे देता है। बर्फीले इलाके में पेंगुइन झुंड में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे की बात करें जंतुओं से होने वाले लाभ। जंतु पर्यावरण के मुख्य घटक होते हैं जिनके पर्यावरणीय क्रियाकलाप में प्रत्यक्ष भूमिका होती है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कई जंतु हमारे लिए उपयोगी एवं लाभदायक भी होते हैं। कुछ उपयोगी जंतुओं का विवरण आगे दिया गया है। जैसे मधुमक्खी जो शहद एवं मोम के लिए है, ध्यान दीजिएगा, शहद एवं मोम के लिए है मधुमक्खी। रेशम का कीट रेशम। लाख का कीट लाख गाय भैंस बकरी मुर्गी बत्तख मछली दूध मांस अंडा के लिए। भेड़ बकरी ऊंट खरगोश ऊन के लिए। गाय बैल भैंस हिरन भेड़ चमड़ा के लिए। खच्चर घोड़े बैल ऊंट यातायात एवं भार ढोने के लिए। चील कौवा गीध कुत्ता लोमड़ी भेड़िया गुबरैले ये सफाई करने वाले जीव हैं। मछली सुअर शार्क दवा प्रदान करते हैं। गाय भैंस घोड़े पालतू, इन्हें पालतू बनाया जाता है, दूध मिलता है इनसे। किसान के मित्र केंचुआ को कहा जाता है। मुर्गे की लड़ाई भालू व बंदर नाच ये सब मनोरंजन के लिए किए जाते हैं प्रयोग। और इसके अलावे हम आगे देखते हैं पशुपालन वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पालतू व घरेलू जीवों को पालता है। इसमें मनुष्य उसकी विभिन्न प्रकार सहायता करता है जिससे वह विभिन्न उपयोगी वस्तु अथवा उत्पाद मनुष्य को प्रदान कर सकें। इन उत्पादों में दूध मक्खन मांस ऊन इत्यादि होते हैं। आजकल बड़े पैमाने पर मत्स्य पालन भी किया जाता है। अब मधुमक्खी पालन की बात की जाए, इससे बहुत क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इससे शहद एवं मोम जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं। मधुमक्खी पालन का कार्य मुख्य रूप से हिमालयी पर्वतीय एवं पश्चिमी घाट के क्षेत्रों में प्रमुखता से किया जाता है। इसके पालन का उपयुक्त समय नवंबर से फरवरी। पिछली बार सीटेट दिसंबर 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। समय कब से कब तक रहता है? नवंबर से फरवरी। इस समय मधुमक्खी के लिए उपयुक्त तापमान मौजूद होता है और इसी मौसम में रानी मक्खी सर्वाधिक अंडे देती है। मधुमक्खी पालन का कार्य भारत में पंजाब हरियाणा जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश व बिहार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो आगे है बच्चों के लिए जंतुओं के क्या महत्व हैं। बच्चों के जीवन में जंतुओं का विशेष महत्व होता है। बच्चों का जंतुओं से परिचय उनके प्रारंभिक खेलकूद के दौरान ही होता है। इस समय बच्चे जिन जंतुओं से परिचित होते हैं उनमें कुत्ता बिल्ली खरगोश कबूतर गाय भैंस बत्तख हंस आदि प्रमुख हैं। जंतुओं से बच्चे अपने वातावरण के विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे बच्चे पर्यावरणीय जंतुओं के विषय में भी अवगत होते हैं। बच्चे जंतुओं की देखरेख व कई प्रकार की क्रियाओं एवं गुणों की जानकारी प्राप्त करते हैं। जब बच्चे प्रारंभिक अवस्था से ही पालतू जीवों की देखभाल के प्रति संवेदनशील होते हैं तो इससे बच्चों की मानसिक अवस्थिति सकारात्मकता को दर्शाती है। जंतुओं से लगाव होने के कारण बच्चों में अहिंसा के गुण विकसित होने लगते हैं। बच्चों द्वारा पालतू जानवरों की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली जाती है जिससे वह बचपन से ही अधिक सहयोगात्मक हो जाते हैं। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ही पौधों एवं पशुओं का अपना विशेष महत्व होता है। तो ये हमने आज पौधे और जंतुएं पाठ को पूरी तरह खत्म किया। अगले अध्याय में हम लोग इससे महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न और संभावित प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।